अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आपका 12वीं क्लास है, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। और कल हमने जो चैप्टर उठाया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ व्हाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सेकंड पार्ट दैट इज इसको कंटिन्यू करने के लिए मैं आपके सामने एक बार फिर खड़ा हो रहा हूँ। तो इंटरनेशनल, और जैसे कि आपको मैंने पूरी तरह से आपको ये बता दिया है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत कब और किस जगह पड़ गई, इस पे हमने पिछले टॉपिक में पूरी तरह से आपको जानकारी दे दी। तो एट द एंड हमने ये देख लिया कि जितने भी कंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड है, उनके आपस में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स पे हैं, डिफरेंसेस हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंस की वजह से वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करें, एक दूसरे के साथ वार छेड़े। कहीं ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको वो सामने लेकर उनको कॉपरेशन, एक दूसरे की कॉपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एक मिसाल भी मैंने आपको दे दी कि कई सारी ऐसी डिजीज़ भी होते हैं जिनको कि मजबूरन कंट्रीज़ को एक दूसरे का साथ देना पड़ता है, और इसके हल के लिए मुख्तलिफ कंट्रीज मुख्तलिफ कंट्रीब्यूशन देते हैं और इसका हल निकालते हैं। तो इसी तरह से एक और मामला है, जैसे कि राइजिंग टेम्परेचर्स, जो टेम्परेचर का बढ़ जाना बिकॉज ऑफ CFCs, दैट इज़ बिकॉज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो इसकी वजह से सी लेवल्स जो है वो राइज होते जा रहे हैं और मुख्तलिफ सिटीज़ का वजूद ख़तरे में पड़ जाना बिकॉज ऑफ कोस्टल एरियाज। तो इसकी वजह से भी कंट्रीज़ को, मुख्तलिफ ममालिक को इसका हल समाधान निकालना पड़ता है। तो ग्लोबल वार्मिंग, अलग अलग हल, मुख्तलिफ ममालिक अलग अलग इसका हल ढूंढते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टू कोऑपरेट। कंट्रीज हैव टू कम अंडर वन अम्ब्रेला, वो एक छतरी के नीचे उनको आना है, सो दैट दे कैन मिटिगेट इफेक्ट ऑफ वार्मिंग। तो इस जो वार्मिंग का इफेक्ट होता है, इसको ख़त्म करने के लिए उनको एक दूसरे का साथ देना पड़ता है। ये भी हम मानते हैं कि एक्चुअल कॉपरेशन जो है, जो होनी चाहिए, इसमें एक बड़ी गैप है। मुख्तलिफ ममालिक जब अपने अपने इंटरेस्ट को सामने लाते हैं तो एक दूसरे के मतलब इनमें गैप भी बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी मुख्तलिफ स्टेट्स एग्री भी करते हैं, हालांकि कभी कभार कोई सवाल भी उठ जाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ टू शेयर इट्स, अगर किसी चीज़ का कोई मतलब किसी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है या किसी चीज़ का कोई फ़ायदा मिल जाता है, तो इसका फ़ायदा भी ढूंढते हैं, इसका शेयर कैसे किया जाता है, कास्ट को डिवाइड कैसे किया जाता है। इन सारी चीज़ों पे कन्फ्लिक्ट भी होता है, और इस वजह से जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसका फिर एक रोल बनता है। ये क्या करता है, एक दूसरे का ऐसा एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, या एक रूल जिसको हम कहते हैं, एक रूल बनाता है, ताकि जो दोनों के लिए एक काबिल कबूल हो, और दोनों ममालिक या बहुत सारे ममालिक दे एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट पे दस्तखत हो रहा, एक समाधान बनता है जिसके ऊपर सभी को एक एग्रीमेंट बनता है, सो दैट दे कैन रेस्पेक्ट देयर कमिटमेंट्स। जितने भी कमिटमेंट्स होते हैं, एक दूसरे मुल्क का रेस्पेक्ट उस कमिटमेंट के हिसाब से करते हैं। तो विद द एंड ऑफ कोल्ड वार रोल ऑफ UN हैज चेंज, या ये भी हम मानते हैं कि जो UN का रोल था
वो पहले के मुकाबले में जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ वो चेंज हो गया। यूएस की विक्ट्री या यूएस की अलायंस की विक्ट्री जब हो गई तो ये बाकी मुल्कों को ये मानना पड़ गया कि अब यूएन ही एक ऐसा मुल्क है जो कि एक पावर है। और इस वजह से हमेशा एक क्वेश्चन उभर गया कि यूएन के पास क्या उतनी कैपेसिटी है कि वो अमेरिकन पावर को कभी कभार रोक सके। तो अब इस वक्त यूएन का रोल बनता है, जैसे कि आज भी हम ये मानते हैं कभी कभार कि यूएन की जो फंक्शन है या उसका रोल है वो पूरी तरह से निभा नहीं रहा है, क्योंकि हमारे सामने इस वक्त मिसाल के तौर पर इज़राइल का मसला है या ताइवान का मसला है, फ़लस्तीन वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि हम ये मान के चलते हैं कि यूएन का रोल है, लेकिन फिर भी यूएन रोल नहीं निभा रहा है। क्या वजह है? वो यही वजह है कि अमेरिका इस वक्त भी एक बड़ी ताकत का मालिक है और कभी कभार इन सारी चीज़ों के सामने रोड़े अटका रहा है। तो इस वजह से कभी कभार हम ये भी मान लेते हैं कि यूएन का जो रोल है वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। तो अब इसको क्या है, इसको अब पूरी तरह से रिवाइव करने की ज़रूरत है। So this was all about International Organization Part 2. Okay, see you.